Hello everyone. I am going to discuss a new topic, Articles of Association Parshad Antar Niyam. As you all know that for the formation of a company, two public documents are required. दो प्रलेखों की आवश्यकता होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर बोला जाता है, यानी कि अगर कंपनी के बारे में हमें पता लगाना है कि कंपनी है क्या, कंपनी का नाम क्या है, कहाँ कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, किन ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपनी बनी है, ये सब बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हमें पता चलती हैं। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Let's discuss Articles of Association. In this video, learners will be able to know about the meaning of Articles of Association. पार्षद सीमा अंतर नियम होता क्या है, उसकी विशेषताएं, फॉर्म, उसकी विषय सामग्री, कैसे पार्षद अंतर नियम में बदलाव किया जा सकता है, और दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत और आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। I have told you that memorandum of association and articles of association are public documents and which are required for the registration of the company. That means कि इन दोनों प्रलेखों के बिना कोई भी कंपनी लीगली फॉर्म नहीं की जा सकती, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और उसको एक लीगल स्टेटस दिया गया है। तो लीगल स्टेटस जब कंपनी एक्वायर करती है तो कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपनी का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, और वो फ्रेमवर्क, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोनों में डिफरेंस ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम से पता चलता है कि क्या किया जाना है। दैट मीन्स कि कंपनी क्या है, कंपनी का नाम, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या होंगी, कंपनी किन किन कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की पार्ट्स, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की फंक्शनिंग, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारा कौन सा प्रलेख बताता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। So in other words, we can say that article of association is similar to a rule book within a company. It tells about how to do, how the work is to be done, कैसे किया जाना है सब कुछ, वो हमें जो प्रलेख बताता है उस प्रलेख को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम, क्योंकि इसी के अंदर सारे नियम लिखे जाते हैं जिससे कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की नीतियां गवर्न होती हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी का अपना एक आर्टिकल होना चाहिए। इवन जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में डिफाइन किया है, वो ये बोला है कि आर्टिकल्स मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और applied in pursuance of any previous company law or of this act. सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अनुसार आर्टिकल जो आपने ओरिजिनली फ्रेम किया, आर्टिकल बनाया है, उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, या जिसको टाइम टू टाइम हमने अल्टर कर दिया, अल्टरेशन के बाद भी वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही कहलाएगा। एज वेल एज जो आपने प्रीवियस कंपनी लॉ में लाइक कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस को फॉलो करके कोई आर्टिकल प्रिपेयर किया तो वो भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। Another definition is given by Justice Charles Birth. He says, Articles of Association is a document regulating the rights of the members of the company among themselves and the manner in which the business of the company shall be conducted. यानी कि पार्षद अंतर नियम निर्धारित करता है कि कंपनी का व्यापार कैसे कंडक्ट किया जाएगा, क्या विधि अपनाई जाएगी, क्या तरीके अपनाए जाएंगे, और ये
इवन रेगुलेट करता है कंपनी के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों बाइंडिंग फोर्स होते हैं। दैट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू कंपनी मेंबर्स को बाउंड हो जाती है और मेंबर्स कंपनी को बाउंड हो जाते हैं। सिंपल मीनिंग में, कंपनी मेंबर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मेंबर्स वहां पर इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटी मेंबर्स कंपनी को स्यू कर सकते हैं और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हों और पब्लिक नॉलेज के अंदर आते हों, यानी कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा हो। तो जो डॉक्यूमेंट इन सब चीजों के बारे में बताता है कंपनी की, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम की विशेषताएं, जैसा कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है, इसके जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो लिखे जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, बट उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए रूल्स, सब रूल्स लिखे जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसलिए हम इसे कंपनी के संविधान का एक पार्ट समझते हैं, या हम इसको सेकंड वे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड होता है। It is a contract between the members and among the members themselves. ये कंपनी का सदस्यों के साथ अनुबंध है, सदस्यों का आपस में भी अनुबंध का कार्य करता है। यानी कि जैसे मैंने पहले बोला था कि कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स एंड मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनीज। इवन एक सिंपल सी बात बोली जाती है कि मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू ईच अदर इंटर से। दैट मीन्स कि एक मेंबर कंपनी के दूसरे मेंबर को डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकता, बट एक मेंबर कंपनी के थ्रू दूसरे मेंबर को स्यू कर सकता है। तो ये एक अनुबंध का कार्य कर रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर्स, जो अंशधारी है उनके कर्तव्यों की व्याख्या करता है, यानी कि उनकी पावर्स क्या होंगी। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर हैं, कंपनी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, उनकी रेमुनरेशन, उनकी फंक्शनिंग, उनकी लायबिलिटीज, जो उनको पावर असाइन की गई है, पावर के कॉन्ट्रावेंशन में वो कोई एक्ट करते हैं तो अल्ट्रा वायर एक्ट की वजह से उनकी क्या लायबिलिटीज, क्या ड्यूटीज बनती हैं, वो सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस वजह से इसको कोई भी पर्सन किसी भी वक्त मीन्स कि बिजनेस आवर्स के अंदर इंस्पेक्ट कर सकता है विद मिनिमल फी और विद नो फी एज प्रेस्क्राइब टाइम टू टाइम। जैसा कि कंपनीज एक्ट में बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाकर कभी भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इवन इसका एक्सट्रैक्ट भी लिया जा सकता है, यानी कि इसकी कॉपी भी ली जा सकती है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हमें ये समझ आया कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कंपनी की इंटरनल वर्किंग रूल्स रेगुलेशंस को बताता है, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे अचीव करना है उसे बताता है, यानी कि कंपनी की एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है। नॉर्मली एक मॉडल आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर पब्लिक सेक्शन पेज के अंडर है, यानी कि एक कॉमन फॉर्म बनी हुई है
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कॉमन क्लोजेज हैं, सारी कंपनीज उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल में कुछ क्लोजेज को ऐड करना चाहती है या कुछ को हटाना चाहती है तो वो भी पॉसिबल है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स में कोई चेंज लेकर आई है और उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कोई एक्ट करती है बट वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर सकता है? द आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 6 कहता है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस जो कहते हैं वो सुप्रीम होंगे और वो आर्टिकल्स को ओवरराइड कर देंगे। यानी कि अगर तुम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा कंटेंट शामिल कर देते हो जिससे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के फेवर में आपने कोई कंटेंट डाल दिया कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर की वोटिंग की हमें रिक्वायर्ड नहीं है जब हम कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो ऐसा कोई आप प्रोविजन डाल देते हैं बट ये प्रोविजन हमारा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ चला गया, तो इसीलिए कभी भी आर्टिकल के इस प्रोविजन को, इस कंटेंट को चैलेंज किया जा सकता है और कंपनीज एक्ट ओवरराइड करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ आर्टिकल। तो मॉडल आर्टिकल, जैसे मैंने बोला, मॉडल आर्टिकल में सारे के सारे रेगुलेशंस को कंटेन कर सकती है कोई कंपनी या किसी भी रेगुलेशन को अडॉप्ट कर सकती है। डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन से आर्टिकल में कौन से कंटेंट्स को अप्लाई करना है। कंपनी किस नेचर की है? लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल एफ फॉर्म में बनेगा आर्टिकल। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल जी प्रिपेयर होगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल एच है। आर्टिकल अगर एक ऐसी कंपनी प्रिपेयर कर रही है जो अनलिमिटेड कंपनी है और उसकी शेयर कैपिटल है तो टेबल आई फॉर्म अडॉप्ट किया जाएगा, और अगर अनलिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल जे प्रिपेयर होगी। तो ये आर्टिकल के फॉर्म है, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे लिमिटेड है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ कंपनी बनी है। अगर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल एफ है। लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों है अगर कंपनी की तो टेबल जी है। अदरवाइज डिफरेंट प्रोविजंस जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री। तो आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा जाता है? फर्स्ट होता है शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर के राइट्स क्या क्या हैं, उनके राइट्स से संबंधित क्या रिलेशनशिप्स हैं कंपनी के साथ, शेयर सर्टिफिकेट्स, और इवन इंटरमीडिएरीज को कमीशन की पेमेंट कितनी होगी वो भी मेंशन किया जाता है। लियन ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर कोई मेंबर अपनी अनपेड अमाउंट शेयर की पे नहीं करता है, अनेबल टू पे हिज डेट टू द कंपनी है, तो उस मेंबर के शेयर्स को पोजेस करने का अधिकार मेंशन किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिसे हम बोलते हैं लीन ऑफ शेयर्स। कॉल्स ऑन शेयर्स, जैसे ही कंपनी डिमांड करती है, कंपनी कॉल करती है तो शेयर होल्डर्स को अनपेड अमाउंट पे करनी होती है, तो वो सारी की सारी पे करनी होगी वन टाइम में या पार्ट्स में कलेक्ट की जाएगी शेयर होल्डर से, वो सारे प्रोविजंस लिखे जाते हैं कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स में। ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रोविजन डाला जाता है कि शेयर होल्डर यानी कि वन पर्सन यानी कि ट्रांसफर अगर अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है तो क्या प्रोसेस होगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रोविजन होता है, दैट मीन्स अंशों का हस्तांकन, और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर मीन्स कि कंपनी के मेंबर की डेथ हो गई
या वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालियापन निकल गया उसका, तो इन केसेस के अंदर शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में भी बात करता है। अंशों को जब्त करना, जब कभी भी शेयर्स की जो परचेज रिक्वायरमेंट है वो मेट ना हो, यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने कॉल मनी पे नहीं की या इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो उनके शेयर्स से जो मनी कंपनी के पास ऑलरेडी आ रखी है उसे क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना या रीऑर्गेनाइज करना, इससे रिलेटेड प्रोविजन भी कहाँ लिखे जाते हैं, पार्षद अंतर नियम में। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, कंपनी अगर अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है तो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके ऐसा पॉसिबल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि ये सब बातें आर्टिकल्स में लिखी हों कि इट इज पॉसिबल थ्रू पासिंग द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो ही ये कन्वर्जन पॉसिबल होते हैं। सिमिलर वे में हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स करना है, कंपनी अपने जो रिटेन्ड अर्निंग्स बनाई हुई हैं उनको यूज करना चाहती है टू पे एज अ बोनस टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आर्टिकल्स में लिखा होगा। बायबैक ऑफ शेयर्स का भी राइट आर्टिकल्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मिल सकता है। जनरल मीटिंग करानी है कंपनी ने, साधारण सभा किस मैनर्स में करानी है, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, ये सब भी कहाँ लिखा जाता है, आर्टिकल्स के अंदर। कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास क्या वोटिंग राइट्स हैं, कंपनी के कौन कौन से मैटर्स में वो वोट डाल सकते हैं, किस तरीके से वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकती है या नहीं, वो भी आर्टिकल्स में मेंशन होता है। आर्टिकल्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में सारी सूचना लिखी जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, क्वालिफिकेशंस, पावर्स, प्रोसीडिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स, वो सारे कहाँ पे डिटेल्ड आउट होंगे कि किस तरीके से किस मैनर में प्रिपेयर होना है, प्रोसीडिंग्स वो सारा लिखा जाता है पार्षद अंतर नियम में। इवन कंपनी के केएमपी कौन होंगे, की मैनेजरियल पर्सोनल, सीईओ होगा, सीएस होगा, सीएफओ होगा या मैनेजर होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन सब केएमपी, इन सारे की मैनेजरियल पर्सोनल की अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, पावर्स के बारे में भी बात करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिविडेंड्स और रिजर्व्स के बारे में भी बताता है कि कितना कंपनी को पावर असाइन की जाएगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कैप्ट की जाएगी, किस मैनर में रखी जाएगी, ऑडिट कैसे होंगे कंपनी के, वो भी आर्टिकल बताएगा। और बोरोइंग पावर्स कितनी है कंपनी के पास, वो भी आर्टिकल के प्रावधानों को ध्यान में रख के कंपनी करती है। एग्जीक्यूट, वाइंडिंग अप से रिलेटेड प्रोविजन भी कंपनी में लिखे जाते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसे ही कंपनी ने अपना बिजनेस कमेंस किया या इवन हम ये कहें कि कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करने से स्टार्ट होकर कंपनी की वाइंडिंग अप स्टेज तक के बीच में जितने भी काम होते हैं वो सारे काम किस मैनर में, किन प्रोसीडिंग्स के आधार पर या किन प्रोविजंस को फॉलो करके करने हैं, वो सारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। So it is very much clear from the last slide that articles of association specifies the procedure for executing various matters like management of company, issue of share capital, meetings of shareholders, appointment of directors, managing the accounts of the company and other matters. So it is very important document. Now the question arises whether the articles can be altered. क्या पार्षद अंतर नियम में बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है? सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट सेज अबाउट दिस। क्यों जरूरत पड़ती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करने की? देयर मे बी वेरियस रीजंस, लाइक कि एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है पब्लिक कंपनी के अंदर टू टेक मैनी एडवांटेजेस अवेलेबल टू पब्लिक कंपनी।
पब्लिक कंपनी लार्ज स्केल पे काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, पब्लिक कंपनी की एक ब्रांड रिकॉग्निशन हो जाती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। तो क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में जो रेस्ट्रिक्शन डली हुई है प्राइवेट कंपनी के लिए, उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा, अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिमिलर वे में कोई पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है टू टेक द बेनिफिट ऑफ प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी ओनली, तो पब्लिक कंपनी भी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करेगी। कंपनी के नेम में चेंज करना है तो उसके लिए भी आर्टिकल्स को बदलना पड़ेगा, या कोई और अमेंडमेंट, कंपनी अपना अपॉइंटमेंट में कुछ और मैनर या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहती है, आर्टिकल्स में बदलाव करना पड़ेगा। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आर्टिकल के अंदर लिखी जाती है। किसी भी क्लोज के अंदर, किसी भी प्रोविजन के अंदर कोई भी चेंज करना है तो यह हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदला जाएगा, क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले 7 दिन का नोटिस देकर बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, डिस्कस होगा एजेंडा, डायरेक्टर्स की सैंक्शन ली जाएगी कि यस हमें बदलना है, अल्टर करना है अपने पार्षद अंतर नियम को। इसके लिए फिर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे क्या डेट टाइम प्लेस होगा, ईजीएम बुलाएंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी जहां पे हम सारे शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेंगे, और शेयर होल्डर्स की कंसेंट सिंपल रिजोल्यूशन से नहीं होगी, इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसके लिए क्या नोटिस बनेगा, नोटिस के साथ कौन सी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाएगी नोटिस में, तो सेक्शन 101, 102 को कंप्लाई किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड सारी बातें बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस होंगी। उसके बाद फाइनली ईजीएम कंडक्ट की जाएगी। ईजीएम मीटिंग के अंदर, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ही शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली जाएगी। ई फॉर्म फाइल किया जाएगा। किसके पास फाइल होता है फॉर्म? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। कौन सा फॉर्म फाइल होगा? फॉर्म MGT 14। जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन ईजीएम के अंदर पास हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा, फॉर्म MGT 14, along with approved fees and certain attachments। अब क्या क्या लगेगा साथ में? सैंक्शन ट्रू कॉपी रिलेटेड टू स्पेशल रिजोल्यूशन, अल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम में जो चेंज किया उसकी कॉपी, नोटिस ऑफ ईजीएम, और सैंक्शन ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन along with explanatory statement। So like this, alteration of article is possible। Now comes to important concept, doctrine of constructive notice and doctrine of uh, indoor management। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। सबसे पहले सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट अलाउज टू इंस्पेक्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आपको ये भी जरूरत नहीं कि आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाओ और तब जाके इंस्पेक्शन करो, इवन आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, कंपनीज एक्ट 2013 सेज। तो यानी कि एक बहुत ही सिंपल सेंस में अगर मैं बोलूं कि कंपनी के ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो भी पर्सन कंपनी के साथ डीलिंग करेगा उसे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होनी अनिवार्य है। तो ये अजम्पशन कि कंपनी की इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड है और ये हर एक पर्सन को जो कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करेगा ही शुड बी अवेयर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो ये अजम्पशन ही क्या कहलाती है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि एक कंपनी के लिए सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये कंपनी रिलाई करती है कि कंपनी के पास जो भी पर्सन आ रहा है डील करने के लिए, उसने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रीड किए हैं, सिर्फ रीड नहीं किए, अंडरस्टैंड भी करता है वो इसके कंटेंट्स को, इवन उसने जाकर इसको इंस्पेक्ट भी किया है, इधर इन ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। तो ये अजम्पशन
कि उसके नॉलेज में है, उसके नोटिस में है सारे आर्टिकल के कंटेंट, मेमोरेंडम के कंटेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो इसका क्या इम्पैक्ट है कंपनी के लिए? तो जरूर ये सेफ्टी मैकेनिज्म का काम कर रहा है, कंपनी का एक सेफ गार्ड हो गया कि कंपनी तो लेटर ऑन कहेगी कि यस आपने आर्टिकल्स पढ़ के एंटर नहीं किया तो आपकी गलती है, राइट। बट इसका इफेक्ट एक ऐसे पर्सन के लिए जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है उसके ऊपर बहुत हार्श है। हार्श इन द सेंस कि उस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी पुट ऑन हो रही है कि आपको तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो पब्लिक डोमेन में जो ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं पहले उसे अच्छे से रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, या उसको आप इंस्पेक्ट करोगे, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, आपको इंश्योर करना होगा क्योंकि आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो। तो इन द सेंस कि बहुत हार्श है पर्सन के लिए कंपनी के साथ, यानी कि जो भी डीलिंग करने आएगा पहले इन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर ले अच्छे से। सबसे पहले ये एक ऐसे केस में ही डिस्कस किया गया है मैटर। वो केस था कोटला वेंकटस्वामी वर्सेस राममूर्ति। यहाँ पे प्लेंटिफ ने एक ऐसी मॉर्टगेज डीड एक्सेप्ट की जो कंपनी के सेक्रेटरी ने, जो कंपनी का वर्किंग डायरेक्टर था, उसके थ्रू एग्जीक्यूट की हुई मॉर्टगेज डीड को उस प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि ऐसी कोई मॉर्टगेज डीड अगर एग्जीक्यूट होगी तो उसके ऊपर कंपनी के 3 स्पेसिफिक ऑफिसर साइन करेंगे, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। बट प्लेंटिफ ने ऐसी मॉर्टगेज डीड एक्सेप्ट कर ली थी जिस पे कंपनी सेक्रेटरी के साइन थे। सिर्फ साइन कितने लोगों के चाहिए थे? 3 स्पेसिफिक ऑफिसर्स के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। बट मॉर्टगेज डीड पर साइन थे सिर्फ एक पर्सन के। जब वो कोर्ट में गया, कोर्ट में क्यों जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी उसे कंपनी ने वॉलंटरी लिक्विडेशन के टाइम पर सेल कर लिया और बेनिफिट ले लिया। तो प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट में गया, तो वहां पे उसे वो जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी उस प्रोटेक्शन को डिनाई कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रीन। क्योंकि कंपनी की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को ही यहाँ पर कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि कंपनी ने तो सब कुछ आर्टिकल्स में मेंशन किया था। ये गलती किसकी थी? प्लेंटिफ की गलती थी कि उसने आर्टिकल्स के कंटेंट्स को अच्छे से रीड या अंडरस्टैंड नहीं किया। सो इस तरीके के केसेस जिसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगा, he must have read, understand and inspect all the public document of the company. Even सिर्फ रीडिंग इनफ नहीं होगी, उसी सेंस में अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट रहेगा। पर बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि एक तरीके से ये इतना ज्यादा लोगों के लिए हार्शफुल है या लोगों के ऊपर लाइबिलिटी डाल रहा है कि अपने आप में ये बहुत रेस्ट्रिक्टिव बन रहा है। ये लोगों के माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट कर देता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, छोड़ो एफडी ले लो। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके क्या, कंपनी को सारा हमें समझना पड़ेगा, कौन कंपनी के डायरेक्टर हैं, कौन आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं, कंपनी की फेक कंपनी तो नहीं है, इतना कुछ जानना पड़ेगा। छोड़ो, इससे अच्छा आप बैंक में जाओ, सेविंग अकाउंट ओपन कर लो, एफडी कर लो। तो इस तरीके का फियर एक क्रिएट हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के थ्रू। इनकन्वीनियंस पार्ट पार्ट हम कह सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, कंपनीज की ग्रोथ के ऊपर एक चेक, एक रेस्ट्रिक्शन लग रही है, ग्रोथ पोटेंशियल रुक रहा है बिजनेस वर्ल्ड का। तो इसीलिए एक यहाँ पे डॉक्ट्रिन के ऊपर एक जो ऑब्जेक्शन लग रही है कि ये डॉक्ट्रिन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, तो इसको स्क्रूटिनाइज किया जाना चाहिए।
लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो जस्टिफाइबल हो लोगों के लिए, उस सेंस में इस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को कंसीडर किया जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि कंपनी कोई रोंग कर ले और रोंग डीड का एडवांटेज ले जाए थ्रू दिस डॉक्ट्रिन। तो इन नटशेल वी कैन से कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि बिजनेस रेगुलेट को ईज करने में हेल्पफुल है। कंपनी को सिक्योरिटी मिल रही है आउटसाइडर्स के साथ डीलिंग करते वक्त। एक इननमरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी के, तो कंपनी ने डेली करने हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंपनी तो अपनी तरफ से ये स्टैंड लेती है कि कंपनी तो हर चीज बार बार से जो भी डीलिंग पर्सन होगा, जो भी थर्ड पर्सन होगा, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती कंपनी सारे रूल्स को। बार बार से अगर बताएगी तो ये तो कंपनी के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लाया गया था। बट ऑन द अदर हैंड आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील करेगा, अब उसके ऊपर बर्डन डल गया कि उसकी ड्यूटी बन गई कि उसे तो कंपनी के सारे रूल पहले जानने पड़ेंगे। तो ऐसा प्रोविजन ऐसे लग रहा है कि गुड से ज्यादा रोंग कर रहा है, जिसकी वजह से इस डॉक्ट्रिन की क्रेडिबिलिटी रिड्यूस होती है। तो फिर क्या हुआ, लेटर ऑन धीरे धीरे एक न्यू कंसेप्ट, एक न्यू एक्सेप्शन आ गई इस डॉक्ट्रिन की, जिसको नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, to restrict the application of this provision when the rule in dispute is internal। तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लेके आया कोर्ट के थ्रू? ये कहता है कि यस, यू कैन फ्रीली एज्यूम रिगार्डिंग द कंपनीज रूल्स, कि कंपनी रूल जो बने हैं आप एज्यूम कर सकते हैं कि उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। दे आर रिजनेबल टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रूडेंट मैन, यानी कि एक जो विवेकशील पर्सन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में जो कंपनी को एक्शन करने चाहिए थे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, अगर वो पर्सन, वो विवेकशील प्राणी अगर ये एज्यूम करता है कि कंपनी ने वो सारे काम कर लिए हैं तो ये भी सही है, राइट? तो वो कौन सा डॉक्ट्रिन है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेट्स लुक मोर इनटू दिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सेज कि जो भी कंपनी के साथ डीलिंग करने वाले पर्सन है, दे नीड नॉट इंक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोड करेक्टली और नॉट। यानी कि उनको ये इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंपनी ने अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट किया, करेक्टली किया या इनकरेक्ट वे में किया। अगर वो सेटिस्फाइड है कि यस हमने मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो कंपनी की अब जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी ने जो आर्टिकल्स में अपने कंटेंट्स में शामिल किया है कि हम पहले जनरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर कंपनी के डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें कंपनी को चेक करनी अनिवार्य होंगी, ना कि कंपनी के साथ जो डील करेगा उस पर्सन को। वो पर्सन तो इट विल be assumed by that person that company had gone through all the proceedings, internal proceedings as per the memorandum and articles of association। तो सिंपल सेंस में एक आउटसाइडर के लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वो एज्यूम ये करेगा कि जो कंपनी के इंटरनल हैपन होना है वो पब्लिक नॉलेज का मामला नहीं है। आउटसाइडर तो सिंपली कंपनी की इंटेंशन जान सकता है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जिस चीज की वो पार्टी नहीं है। जब स्पेशल रिजोल्यूशन में पास करने में उसका कोई रोल नहीं है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, वो सिर्फ ये प्रिज्यूम करेगा कि कंपनी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है। तो यहाँ पे कंपनी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है रादर देन द आउटसाइडर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड का। तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने यहाँ इस केस के अंदर मनी बोरो की और उस मनी बोरोड के अगेंस्ट बॉन्ड इशू कर दिए। कंपनी के आर्टिकल्स में
कंपनी के डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया गया था कि दे कैन डू सो प्रोवाइडेड दे मस्ट हैव पास स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स ने मनी बोरो तो कर ली, बट उससे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि कंपनी ने बेशक से अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, यानी कि एक अल्ट्रा वायर एक्ट कर दिया, अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके बात कर दी, डायरेक्टर्स ने पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया, बट स्टिल द कंपनी कैन बी हेल्ड लाइबल टू पे ऑफ द डेट्स। पर इस केस में कंपनी को पेमेंट करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि आउटसाइडर तो यही प्रिज्यूम करेगा कि कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था, तभी अपनी बोरोइंग पावर्स को एग्जीक्यूट किया। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी के आर्टिकल्स डायरेक्टर्स को कुछ पावर असाइन करते हैं, तो डायरेक्टर्स को पावर असाइन करते वक्त डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पावर्स को ड्यूली मैनर में ही एक्सरसाइज करें। और जो डायरेक्टर्स के साथ पर्सन डील करने वाला होगा, वो पर्सन तो यही प्रिज्यूम करेगा कि जो सारी फॉर्मेलिटीज थी वो डायरेक्टर्स ने पूरी की हैं, और जो डायरेक्टर्स ने एक्ट किया है वो लॉफुल एक्ट कंडक्ट किया है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन कि अगर आउटसाइडर की नॉलेज में आ जाता है कंपनी बार बार से इरेगुलरिटी करती है, आउटसाइडर को अगर ये चीज पता चल जाती है और वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले उस इंटरनल प्रोसीडिंग को नहीं जानना चाहता, इरेगुलरिटी की नॉलेज होते हुए भी, तो कोर्ट की तरफ से आउटसाइडर को ये डॉक्ट्रिन का बेनिफिट अराइज नहीं होगा। इनफैक्ट वो समझा जाएगा कि उस इरेगुलरिटी का वो पार्ट रहा है। नेग्लिजेंस पार्ट पर अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालकर कंपनी की इरेगुलरिटीज के बारे में पता लगाया जा सकता है, तो भी इस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट लैप्स हो जाता है। यानी कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ये नजर आती है कि कुछ सस्पिशियस सी है, यानी कि कुछ शंका है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कंपनी कुछ गलत कर रही है, तो आउटसाइडर को लगता है कि थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए और मैं कर भी सकता हूँ, बट वो इंक्वायरी नहीं करता, तो वो उसके पार्ट पर नेग्लिजेंस गिनी जाएगी और आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। फोर्जरी के केसेस में, जालसाजी के केस में भी इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है, जहां पे कंपनी ही अनअवेयर रह जाए कि जिसके साइन होने चाहिए थे, साइन अगर गलत पर्सन फोर्स सिग्नेचर कर देता है तो कंपनी को भी इस बारे में नहीं पता, तो कंपनी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। यानी कि अगर एक पर्सन एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर रिलाई हो जाता है कि उसके ऊपर साइन जाली कर दिए और उसकी वजह से उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और बाद में अगर वो कोर्ट में स्यू करता है कि मेरे जाली हस्ताक्षर करके दिए गए हैं मुझे, या ये अब कंपनी मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, तो इस केस में आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ फोर्जरी। Company can never be held bound for the forgeries committed by its officers. So बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्शन देता है कंपनी को, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन देता है आउटसाइडर्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के जो एक्सटर्नल पोजीशन है, अफेयर्स हैं, उससे उस पर कन्फाइंड हो जाता है, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के इंटरनल मैटर से रिलेटेड है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा लोगों के लिए एक नेगेटिव कंसेप्ट है, बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। सो इन ऑल यही पता चलता है कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की स्टडी अनिवार्य है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की आउटर थिंग को डिस्प्ले करता है, जबकि कंपनी का इनर मैनेजमेंट सारा हमें पता चलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।